we are studying this particular topic, electrostatics, and I'm so excited. So yesterday, what did we learn? We learned about what is a charge, okay, and what are the different properties of charge, okay. Then charge density. We have seen three types of charge density. Remember? Tell me, which are the three types of charge densities? Linear charge density, surface charge density, and volume charge density. Very good. And then we studied about Coulomb's law, right? So we studied Coulomb's law and what is the understanding from Coulomb's law that we have seen till now. Let's proceed today. Electric field and electric field lines, okay. So this is the topic for today. So let us understand what is electric field, okay. Just like we say about gravitational field, similarly we will be talking about what is called electric field, ठीक है. Now as we say, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है. नाउ सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है. लेट्स से ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पर मान लो कि इसका चार्ज है Q, ऐसा मान लिया, ठीक है. अगर कोई दूरी पे हमने कोई पॉजिटिव चार्ज छोटा सा रख दिया यहां पर, मान लो कि Q0 है, ठीक है. ये Q0 एक बहुत ही छोटा चार्ज है जो हमने बहुत इसके आजू बाजू से कुछ डिस्टेंस r पर हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है. सो बेटे इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं. टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज का मतलब होता है कि द चार्ज विच इज फॉर द टेस्टिंग पर्पस, ठीक है. तो ये टेस्ट चार्ज है, ऐसा समझिए. नाउ अब इस टेस्ट चार्ज को इस गिवन चार्ज के आजू बाजू में ये जो एरिया है, इस एरिया में मैं कहीं भी रख सकता हूं, करेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर एरिया एक ऐसा एरिया जिसके अंदर इन दो चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स एक्ट हो जाएगा. इस एरिया को, इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी सिंपल, right? So this field, this area is called as electric field. So how do we define it? So this is nothing but this is the area around the charge. area बोलो या field बोलो, ठीक है. area around the charge in which the electrostatic force, कैसा फोर्स है ये बेटे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय द गिवन चार्ज, बाय द गिवन चार्ज is experienced is called as इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. तो ये बहुत ही सिंपल चीज है कि इसके आजू बाजू में कहीं भी आप इस दूसरे टेस्ट चार्ज को अगर रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, राइट. तो ऐसा एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस नाम से डिनोट करते हैं. वेरी सिंपल. नाउ इसको मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जैसे ग्रेविटेशन जिन लोगों ने पढ़ा, तो ग्रेविटेशन में भी हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम E से डिनोट करते हैं. तो सब लोग ध्यान दीजिए, सुनिए इसको. सो क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं हम इसको? सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी सिंपल, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू given charge by the test charge। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हुआ पर यूनिट चार्ज is called as इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आपको समझ ही गया होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी है बेटे, कैसे पता चला वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ, बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया, इसके माथे के ऊपर बार लिखा है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए, बिल्कुल सही। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। इसका यूनिट क्या होगा बाय द वे? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस? फोर्स का यूनिट क्या होगा जी? न्यूटन। वेरी गुड। पर चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। वेरी सिंपल, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? सो डायरेक्शन ऑफ electric field is in the direction of force, is in the direction of the force experienced by positive test charge। इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसकी दिशा में इसका डायरेक्शन है, ऐसा माना जाता है। फटाफट लिख लीजिए, समझ में आया प्यारे बच्चों सबके? कम ऑन, राइट इट डाउन, मेक इट फास्ट। इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? नाउ आई थिंक दिस शुड बी अंडरस्टूड, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन योर Q नॉट, Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। फोर्स एक्टिंग ऑन Q नॉट ड्यू टू गिवन चार्ज, अपना जो गिवन चार्ज है Q, इसकी वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स कितना होगा? तो ये फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाय R स्क्वायर। क्या हमने इसको कल पढ़ा? जी हाँ, हमने इसको कल पढ़ा। ठीक है, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी F/Q नॉट। तो इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर बाय Q नॉट। तो Q नॉट गेट्स कैंसल्ड and therefore it is 1/4 pi epsilon naught Q by R square। तो अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो फॉर्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1/4 pi epsilon naught Q by R square। और मैंने epsilon naught यहाँ पर कंसिडर किया, ध्यान दीजिए। अगर कोई मीडियम होता तो हम क्या ले लेते? अगर कोई मीडियम होता तो क्या ले लेते हम? epsilon naught की जगह सिर्फ epsilon यूज करते। इसको मैंने पहले बताया आपको, है ना?
So last time I told you about this. Very good, very nice. शाबाश, ये बात समझ में आ रही है सबके? So it is 1/4 pi epsilon naught q by r square. Very good. तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ यहां से कंक्लूजन्स जो आते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। क्या कंक्लूजन्स है? पहला कंक्लूजन आप लिख रहे हो ना? आर यू नोटिंग दिस डाउन? यस, ओके। तो पहला कंक्लूजन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट क्या करनी है यहाँ पर। पहली चीज आपको नोट ये करनी है बेटे कि देखो इसमें क्यू नॉट कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, क्यू नॉट कैंसिल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली अपॉन द गिवन चार्ज एंड नॉट ऑन द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर 1 गिवन चार्ज, गिवन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा चीज डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं। और इसीलिए लिखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने कौन सा चार्ज रखा, इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा क्या? नहीं। क्लियर? इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। फटाफट लिख लीजिए, कम ऑन, नोट इट डाउन डियर फ्रेंड्स। ऑलराइट, है ना? ये पढ़ा हमने, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसके आजू बाजू का ऐसा एरिया जिसमें इसका फोर्स एक्ट होता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, राइट? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको डिराइव करने के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कूलम्स लॉ है ना, हमने कूलम्स लॉ यूज किया। और फिर फोर्स अपॉन चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ऐसे हमने लिखा। और ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे और डिस्टेंस पे, लेकिन टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज, किस पे डिपेंड नहीं करता? टेस्ट चार्ज पे। ऑलराइट, आगे बढ़े। ओके, नाउ सो लेट्स गो अहेड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इन्हीं को लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? लाइंस ऑफ फोर्स। सब लोग ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब होता है कि ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं, ये इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो ये लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं हम? ये लाइंस इसीलिए ड्रॉ करते हैं कि ये दिखाती है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाती है। ओके, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और ये दिखाती है कि वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव, ठीक है, और रिपल्सिव, इसको भी ये दिखाती है। अब ये क्या है लाइंस? देखिए, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम दिखाते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऐसे बाहर निकलती है। पॉजिटिव चार्ज से ये जो लाइंस है इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जो फील्ड को दिखाती हैं। ठीक है, और ये बाहर जा रही है। और निगेटिव अगर चार्ज है तो निगेटिव चार्ज में ये लाइंस अंदर की तरफ
आने वाली लाइंस करके हम इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, दीज लाइंस कम टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी जो इमेजिनरी लाइंस है जो उसके डायरेक्शन को दिखाती है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर रखा जाए तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर ये क्यू नॉट है ऐसा मान लिया, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सिव होगा, तो ये फोर्स को दिखाती है, बाहर जाने वाली। समझ में आ रहा है सबके, देखिए। ठीक है बेटे, तो इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज लाइंस दे शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये कंप्लीटली इमेजिनरी लाइंस है। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इन्हीं को हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। क्या ये समझ में आया? क्विकली राइट इट डाउन, कम ऑन। और अगर समझ में आया हो यहां तक सब कुछ, तो जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स अंडरस्टूड। टाइप अंडरस्टूड इन द कमेंट बॉक्स, okay, and write this down, come on everyone। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब वही है कि ऐसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस है। ये इमेजिनरी लाइंस किसको दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाती है। कौन सा फोर्स, किसके ऊपर फोर्स? तो ये जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जिस दिशा में फोर्स एक्ट हो रहा है उसका दिशा दिखाने वाली लाइंस है ना। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, उस फोर्स को दिखाने वाली लाइंस। मतलब ये अपना गिवन चार्ज है प्लस, अगर इस चार्ज के ऊपर मैंने कोई दूसरा यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल करेंगे। तो उसके ऊपर फोर्स किधर है, रिपल्सिव है। तो लाइन क्या दिखा रही है, फोर्स का डायरेक्शन। समझ में आया? ठीक है। और ये फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है ये भी दिखाती है। तो पॉजिटिव से बाहर जा रही है लाइंस, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स है किसके ऊपर, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर। क्लियर? लेकिन अगर यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए, ये देखो, ये अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर रखा जाए क्यों नॉट, अब क्या होगा बताइए, अट्रैक्ट होगा, तो इसलिए अट्रैक्टिव लाइन है। क्लियर? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दिखाती है हमें, दे शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिखेंगे। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट कि हमने लिखा कि दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है उसको दिखाता है। अब दूसरा चीज इनके बारे में, ये लाइंस के बारे में, कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो जाती है, एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इसका शेप कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड। अब ये रेडियली आउटवर्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब है कि अगर इसके बाजू में एक सर्कल ड्रॉ किया जाए, अगर मैंने इसके बाजू में ऐसा एक सर्कल ड्रॉ किया, तो इस सर्कल के सेंटर पे अगर चार्ज है, ये देखो, इस सर्कल के सेंटर पे अगर चार्ज है, तो चार्ज से ये लाइंस बाहर जा रही है ना, ये लाइंस किधर जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है सारी लाइंस। ओके, तो इसलिए रेडियली आउटवर्ड हम इसको कहते हैं, रेडियली आउटवर्ड, बाहर जाने वाली। ओके, और अगर निगेटिव की बात की जाए तो कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड,
रेडियली का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, रेडियली इनवर्ड। ये समझ में आया सबके? तो इधर लिख देता हूं, निगेटिव के लिए कैसी है ये, रेडियली इनवर्ड है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, रेडियली इनवर्ड है, तो ये तो आप समझ गए। अब तीसरा चीज कि ये जो लाइंस है ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है? कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, इसका रीजन है, यहां पर लिख देता हूं। इसका रीजन क्या है बेटे? इसका रीजन है कि अगर मान लो कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, अगर ऐसा मान लिया हमने, ठीक है, तो अगर टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को अगर यहां पर रखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स इधर भी एक्ट हो रहा है और इधर भी एक्ट हो रहा है। अगर ये दो लाइंस क्या दिखाती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर चार्ज के ऊपर मैंने दो लाइंस क्रॉस कर रही है, इसका मतलब इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होंगे, एक फोर्स इधर एक्ट होगा, एक फोर्स इधर एक्ट होगा। लेकिन जब दो फोर्सेस किसी एक चीज के ऊपर अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बनता है ना। समझ में आया? ये जो पार्टिकल है, क्या ये साइमल्टेनियसली दो डायरेक्शन में जाएगा? कभी नहीं जा सकता। वो एक ही दिशा में किधर तो जाएगा। अगर मैं कहूं कि मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं और फिर मैं कहूं कि अभी मैं हॉलीडे टूर पे हूं, तो पॉसिबल है? नहीं ना, ठीक है। सो आई कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम, आई कैनॉट बी एट बोथ द प्लेसेस एट द सेम टाइम। तो ये पार्टिकल दोनों जगह पर नहीं जा सकता, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में कैसे जाएगा? किसी एक ही तो साइड में जा सकता है ना, अनलेस इट हैज सम मैजिक, एक अपना एक्सपेंड करके भेज दिया, ऐसा नहीं होगा ना कभी। समझ में आया? क्लियर? एंड देयरफॉर वी विल से दैट दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट then it would mean that test charge at their intersection has two different directions of motion, two different directions of force and hence motion, which is not possible, which is not possible. Are you getting this point? Okay, कि ये दोनों पॉसिबल नहीं है। फटाफट लिख दो फास्ट, कम ऑन, मेक इट फास्ट। पॉइंट नंबर 1 2 3 ये समझ में आए? ठीक है, 3 points, you should understand these 3 points. Okay, so this was the third point, that no two lines of force intersect each other. इसका रीजन भी हमने लिखा कि अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि टेस्ट चार्ज को दो अलग अलग डायरेक्शंस मिल जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से चीजों को याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चीजों को इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है,
Next point, fourth point. Should we go to fourth? Okay. Fourth point. Now, the point is कि जब ये एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के आसपास होंगे तो इनका फील्ड कैसे दिखाई देगा उसको देखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से जनरली ये बाहर निकलता है और निगेटिव पे एंड हो जाता है, तो इनकी लाइंस एक दूसरे से मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। और इधर वाला लाइन इसके साथ मिल जाएगा और इधर वाला लाइन इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके कुछ लाइंस मिल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन कुछ लाइंस रहेंगे जो नहीं मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे लाइंस बाहर निकलते हैं, राइट। ऐसे, सो दीज लाइंस विच आर गोइंग आउटवर्ड, ये देखिए ये लाइन सारी बाहर जा रही है, इस तरह से बाहर जाने वाली, और निगेटिव में अंदर आने वाली लाइंस। सो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, ओके, क्लियर। सो this particular property of charge is called as mutual contraction. इस प्रॉपर्टी को म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। एक दूसरे से लाइंस मिल जाती है, देखिए एक दूसरे से लाइंस मिल रही है ना, तो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं, तो रिपल्शन में इनके जो लाइंस रहेंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इनके लाइंस ऐसे रिपेल होते हुए ये देखिए, तो इसके भी बाहर जा रहे हैं, इसके बाहर जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे क्या? वो नहीं मिलेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इनके लाइंस एक दूसरे के पास जब होंगे तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लैटरल प्रेशर, दे अप्लाई लैटरल प्रेशर अपॉन ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर लैटरल प्रेशर अप्लाई करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लाइंस एक दूसरे से मिल जाएंगे, राइट। एंड पॉजिटिव पॉजिटिव के जो लाइंस होंगे वो एक दूसरे से ऐसे रिपेल हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, हिट करेंगे एक दूसरे को, क्लियर। सो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस, क्लियर। लिख लिया? ड्रॉ करने का स्पीड थोड़ा सा रखिए, ठीक है। और अगर आपको यहां तक समझ में आया है
So just give me a thumb in the comment box. Give me a thumb in the comment box. Come on. He's asking sir नेगेटिव नेगेटिव कैसे रहेगा? So नेगेटिव नेगेटिव में यही पैटर्न रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव में यही पैटर्न रहेगा, बट it will be coming towards the negative charges. Same. Yes. Yeah, so many thumbs. Okay, very good. Keep them coming. Right, keep them coming. Very good. Right. नेगेटिव नेगेटिव में यही पैटर्न होगा, सेम यही पैटर्न, ये वाला, लेकिन इसमें बस अंदर आता हुआ, बाहर नहीं जाता हुआ. Inward, not outward. Clear? Getting this point? Shabash, very good. Yes. Yeah, I hope this is very clear. Very good, very good. Great. So this was this property. Okay, should we go to next? Come on, let's go to next one. Now the next one is sixth property, property number 6. What is this? Sixth property says कि the region where lines are crowded together has large intensity and where lines are separated widely has small intensity. इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं. इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैंने आपको ऐसा कुछ दे दिया कि यहां पर कुछ लाइंस, किसी पर्टिकुलर रीजन में आपको लाइंस ऐसी दिखाई दी, ठीक है. क्या लाइंस ऐसी कर्व्ड हो सकती है? हाँ, लाइंस कर्व्ड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लाइंस कैसी भी हो सकती है, ठीक है. तो किसी पर्टिकुलर रीजन में लाइंस ऐसी हैं और एक दूसरा रीजन ले लिया जहां पर लाइंस बहुत पास पास है एक दूसरे के, ऐसे. ठीक है. तो यहां पर कैसी है? वाइडली सेपरेटेड है. तो जहां पर वाइडली सेपरेटेड है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E1 है ऐसा मान लिया, और यहां पर जो एकदम पास पास में है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है ऐसा मान लिया, तो जहां पर पास पास में है लाइंस वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा और जहां पर दूर दूर है वहां पर कम. इसका मतलब E1 इज लेस देन E2. वेरी सिंपल. E2 ज्यादा होगा E1 से, ये इसका कहना है. सिंपल. इज दैट सिंपल? वेरी सिंपल. नोट इट डाउन फास्ट. कम ऑन. Very good, very good. Yeah, go ahead. यही तो बात है कि जो लोग फोकस्ड रहते हैं अपने गोल के ऊपर अच्छे कर पाते हैं.
Yes, the student is saying that, sir, I'm feeling so happy and concentrated nowadays. Yes, why not? क्योंकि आप लोग फोकस्ड है, और फोकस्ड तरीके से जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप मिलेगा, है ना? अपने आप कॉन्फिडेंस मिलेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आप खुद आपके माइंड सेट को सेट कर चुके हैं। और अगर आप आपके माइंड सेट को सेट करेंगे, जैसे मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, सो योर व्हेन द गोल becomes hazy, man goes crazy, you know this? When the goal becomes hazy, the man goes crazy. क्योंकि जब आपको आपका गोल ही नहीं दिखाई देगा, आपका लक्ष्य क्या है आपको दिखाई नहीं देगा, तो फिर आपके एक्शंस रिफाइंड नहीं होंगे, आपके एक्शंस में वो एनर्जी एफर्ट्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, राइट? लेट्स गो अहेड। So this you have understood, very good. Now next property, seventh property, ये देखा गया बेटे कि these lines of force, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स कहो या लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहो, लाइंस ऑफ फोर्स एंड at the surface of conductor perpendicularly. ओके, इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, मान लो इस तरीके से एक कंडक्टर है आपके पास, तो आपकी जो फील्ड लाइंस होती है, तो ये फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के सरफेस तक आएगी, यहाँ पर एंड हो जाएगी, और फिर से यहाँ से कंटिन्यू करके आगे चली जाएगी, लेकिन अंदर नहीं रहेगी। दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, दे विल कम एंड एंड, लेकिन कैसी? परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक है। अगर इनके रास्ते में कोई स्फीयर आ जाए, ये बेचारी सारी जा रही थी, ठीक है, ये लाइन जा रही थी, बीच में ये स्फीयर आया, तो ये लाइंस ऐसे आके एंड हो जाती है, लेकिन परपेंडिकुलरली। देखो they end on the surface of the conductor perpendicularly. जो दूर से जाएंगी वो तो जाएगी ऐसे ही, अपने कंटिन्यू करेंगी अपना पाथ, ठीक है, दे विल कंटिन्यू देयर पाथ। See this, so these are the lines, इनके रास्ते में स्फीयर आया तो वो स्फीयर पे एंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है जी, और यहां से ऐसे कंटिन्यू करेगी। ये परपेंडिकुलर है उसको। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसमें they end on the surface of a conductor. This is conductor that we need to understand. This is a conductor, okay, this is also a conductor, and remember that this is for the conductor only. Is it clear? So this property,
It says that the lines of force end at the surface of the conductor perpendicularly. So this point is the another property of field lines. Clear? Very simple. Very good. Very nice. चलिए, सबके अगर समझ में आया हो तो फटाफट इसको लिख लो. कम ऑन फास्ट. यस. यहां तक तो सब लोग समझ गए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इन दिस सीरीज इज 8th one, which is called as electrostatic shielding. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. ठीक है. तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है और आपके मान लो कि फॉर एग्जांपल यहां पर पॉजिटिव चार्ज है. देखो अब ध्यान से, ये कंडक्टर है, मैंने एक कंडक्टर ले लिया. ठीक है. अब इस पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस बाहर निकलेगी तो ये रेडियली आउटवर्ड बाहर निकलने वाली है. ठीक है. इस तरह से. ठीक है. जब ये इस कंडक्टर तक पहुंचेगी तो कंडक्टर तक जाने वाली लाइंस उसको परपेंडिकुलरली ऐसे जाके एंड हो जाएगी यहां पर ऐसे. तो ये आपको पता है कि परपेंडिकुलरली ऐसे एंड हो जाती है कंडक्टर पे. ठीक है. अब ध्यान से सुनो. अब ये जो लाइंस कंडक्टर पर आ रही थी, अब यहां पर देखो, ये ऊपर वाले केस में देखो यहां पर क्या हो रहा था. एक्चुअली इसका पूरा प्रिंसिपल बताता हूं कि ये एक्चुअली होता क्यों है. ये लाइंस यहां पर आई तो कंडक्टर में जो निगेटिव चार्जेस रहेंगे, दोज निगेटिव चार्जेस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज लाइंस. इसकी तरफ सारा निगेटिव चार्ज जितना भी है सब अट्रैक्ट हो जाएगा यहां पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहां पर इंड्यूस हो जाएगा. सेपरेट हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. इसको इंडक्शन कहा जाता है. ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको इंडक्शन क्या होता है. ठीक है. क्योंकि ये जो लाइंस आई है कहां से आई है, किसी न किसी पॉजिटिव चार्ज से आई होगी ना. ये जो पॉजिटिव चार्ज से ये जो लाइंस आई कहां से आई, these are coming from some positive charge, so these negative charges are getting attracted towards positive actually देखा जाए तो. ये पॉइंट समझ में आया. और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होने के कारण ये कंटिन्यू करती है इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंटिन्यू क्यों करती है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि जब यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस अगर हुआ तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस सरफेस को अगर हमने ग्राउंड करा दिया, इसको ग्राउंड कहा जाता है. अब ये ग्राउंडिंग क्या होती है. ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि कनेक्टेड टू द चार्ज एब्सॉर्बर. ठीक है. चार्ज को एब्सॉर्ब करता है ग्राउंड. तो आपने देखा होगा कि घर में भी जो अपना सॉकेट होता है उस सॉकेट के अंदर एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक ग्राउंड होता है ऊपर, है ना. ग्राउंड का मतलब होता है कि अननेसेसरी आपके बॉडी के अंदर, आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बॉडी में, मेटल पीसेस में अगर करंट अगर लीक हो जाए, सो दैट एक्सेस करंट इट कैन बी गिवन टू द ग्राउंड,
ताकि आपको उसका झटका ना लगे, ठीक है। सो ग्राउंड का मतलब ये होता है कि वो चार्ज को समाता है अपने अंदर, सिंक ऑफ द चार्ज, इसको चार्ज सिंक भी कहा जाता है, ये चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां पर इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही यहां पर इंड्यूस हो जाएगा तो ग्राउंड उसको खींच लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज पूरा गायब हो जाएगा, यहां से पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां से गायब हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे कंटिन्यू करने के लिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट कंटिन्यू, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट कंटिन्यू ऑन अदर साइड, ऑन अदर साइड ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर मेटल प्लेट के दूसरे साइड में कंटिन्यू नहीं करेगी, ठीक है। एंड इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड बना दिया हमने, उसको रोक दिया हमने, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बनाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मदद लेके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर दिया, दूसरे साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंटिन्यू नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये काम काम में आता है। सो दिस इज द प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन द रेंज जैमर्स, है ना। जैसे कुछ सेमिनार हॉल्स होते हैं, इनमें जैमर्स लगे होते हैं, ठीक है। जैमर्स क्या करते हैं बेटे कि आपका अगर मोबाइल का जो रेंज है, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। सो विथ विच यू कम्युनिकेट, so that electromagnetic wave has electric field and magnetic field, it has a electric field and magnetic field. So that electric field when it is going through that, so अगर वो यहां पर फॉर्म हो जाती है और इस तरह का जैमर कंडक्टर जो ग्राउंडेड है अगर वो लग जाए, so the electric field, that range will not continue and therefore on the other side you will not find any range. The same principle is applied in aeroplanes also. So aeroplanes के अंदर भी jammers लगे होते हैं। Make sense? Interesting? समझ में आया? Okay. So if you find this interesting, just write interesting in the comment box. Write interesting in the comment box and write this down. Come on. Note this down. Electrostatic shielding. Yes. Great. I will tell you, physics is a really, it is a fun. Physics में जितना इंटरेस्ट से पढ़ोगे आप, ठीक है, उतना आपका और भी इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। यू विल फील दैट यस आई एम कनेक्टिंग इट विद सो मेनी थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड। आपके आजू बाजू में जितनी भी चीजें जो इंटरेस्टिंग आपको लगती है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो या कोई नया टेक्नोलॉजी हो, सो यू विल नीड द आई ऑफ फिजिक्स टू सी दैट, ओके। You will need the eye of the physics to know all those things, and it is pretty interesting. जो लोग स्पेशली टेक्नोलॉजी से काम करना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में भी हो सकती है, मेडिकल में भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू हैव मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। तो जो लोग डॉक्टर्स बनेंगे तो आपको देयर इज ऑक्सीमीटर, okay, there is a technology how you can measure the oxygen level in your body with the help of oximeter, the thermometers, okay. So the doctors, those who are very strong in physics, the doctors who are very strong in physics, they can make use of the best technology and give the diagnosis, okay. So there are so many technological things in biology also, and obviously for engineering also. So therefore physics is the backbone for all of you. So what did we study today? Let's go back and see. We started with electric field. So electric field is
द फील्ड, फील्ड मतलब एरिया, इसके अराउंड ऐसा एरिया जहां पर कोई फोर्स एक्ट होता हो, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। एंड देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम हमने लिखा बेटे। और ये फोर्स को हमने लिखा था 1/4πε0 Q1 Q2 by r स्क्वायर, ओके, या Q1 Q2 by r स्क्वायर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया 1/4πε0 Q by r स्क्वायर, Q by r स्क्वायर। इसमें गिवन चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये हमने लिखा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज हमने पढ़े। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? इमेजिनरी लाइंस है, ये रिप्रेजेंट क्या करती है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। पॉजिटिव में से बाहर निकलने वाली, नेगेटिव के अंदर आने वाली। और इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने पढ़े, 1 2 3 4 5 6, है ना, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये थर्ड वन, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। उसके बाद म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, लैटरल प्रेशर कैसे होता है, ये हमने देखा बेटे। जहां पर लाइंस वाइडली सेपरेटेड है वहां पर कम रहेगी इंटेंसिटी, जहां पर एक दूसरे के बहुत पास पास है वहां पर बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। और लाइंस ऑफ फोर्स एंड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर परपेंडिकुलरली एंड हो जाती है। और ऐसे इंडक्शन होता है चार्जेस का यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जैमर्स इसी से बनते हैं, बाय ग्राउंडिंग द कंडक्टर। वेरी सिंपल लॉ, very simple law of grounding the conductor. All right, so we studied this today. If you have understood, if you have any questions, please comment below, okay, and let me know if you have any question, and then we will understand the further concepts in the next one, okay. So all the best, dear friends.